अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है? आप सब खैर आफ़ियत से हैं? उम्मीद है आपके घर में भी सब खैर आफ़ियत होगी। आज जो हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर अक्सर हमारे ज़हनों में बेशुमार क्वेश्चंस होते हैं। मेरी कोशिश होगी इस लेक्चर में हम तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करें, क्योंकि ये बॉडी वेट मैनेजमेंट के ऊपर है। इसके ऊपर हमें किस तरीके से अपना बॉडी वेट को मैनेज करना है, इसके ऊपर हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री सारी काम करती है। और इसके लिए मुख्तलिफ़ जिम्स हैं, मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ अद्वियात मार्केट में अवेलेबल हैं, सप्लीमेंटेशन अवेलेबल है। मगर इसके पीछे क्या साइंस है और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करना चाहिए, और वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं, और इसके लिए जब भी आपने कोई ट्रेनिंग प्लान और जो ये आप जब आपने इसके लिए डाइट प्लान करनी है तो वो कैसे करनी है। तो इन तमाम सवालों का जवाब इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर में आपको मिलेगा और वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉडी वेट मैनेजमेंट की, तो हमें पहले पता कैसे चलेगा कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है या कम है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, जैसे कि हमने पिछले लेक्चरों में बात की, वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें बीएमआई से पता चलता है। बीएमआई से हम उसको पहले जज करेंगे। बीएमआई के बाद अगर हमारा बॉडी वेट बढ़ा हुआ है या ओवरवेट है या ओबीस है, उस कैटेगरी में आते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हमने उसको कम कैसे करना है, और उसके लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितनी कैलोरीज रोज़ाना की रिक्वायर्ड है। और कैलोरीज रिक्वायरमेंट के लिए हम पहले बीएमआर को चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। बीएमआर और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम अगला स्टेप हमारा होगा बॉडी वेट मैनेजमेंट में। सो बॉडी वेट मैनेजमेंट की जब बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्सर इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम आती है हमारी फैट्स की। हमारे बॉडी में फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट अंदाज से, और ये मेल और फीमेल में दोनों में फ़र्क है। तो मेल की या मेन की बॉडी फैट जो होती है उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर इंट्रा एब्डोमिनल फैट की। इंट्रा एब्डोमिनल फैट, या इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं, या इनके बॉडी की शेप को हम कहते हैं एप्पल शेप होती है, या इसको हम कहते हैं एंड्राइड शेप होती है। सो सेंट्रल ओबेसिटी या एप्पल शेप में अगर हम बात करें, ये मेन के लिए हम अक्सर इसका लिए वर्ड यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट्स ग्रेटर रिस्क टू हेल्थ। ये इनमें जो इस तरीके का मोटापा होता है, ये हम कहते हैं कि इसके साथ आपकी सेहत को बेशुमार नुकसानात होने के चांसेस हैं, और ये सेंट्रल ओबेसिटी जो है ये ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड्स है, ये इसमें ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादा डेंजरस है। सो हायर रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। जबकि इसमें अगर हम बात करें ख़वातीन में या जेंडर स्पेसिफिकली फ़ीमेल में बात करें, तो उनमें जो मोटापा जो होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल नहीं होता। उनकी शेप जो होती है वो हम कहते हैं पियर शेप होती है, और उनकी हिप के ऊपर या अपर शोल्डर्स के ऊपर उनके ज़्यादा फैट्स होते हैं। सो अगर हम उनमें बात करें तो उसके लिए हम वर्ड पियर शेप या गायनाइड शेप का वर्ड यूज़ करते हैं। सो फैट अराउंड द हिप्स एंड थाइज, पियर शेप कार्ड, सो कॉमन विद वुमेन, रिलेटिवली हार्मलेस। कि ये मोटापा जो होता है ये उतना डेंजरस नहीं है जिस तरीके से कि मैन का है या मेल में है। सो इसमें हम इजीली इसको मेजर किया जा सकता है। वो कैसे? वेस्ट सरकमफ्रेंस के साथ, कि मैन की अगर 40 या 40 इंच से ज़ायद वेस्ट लाइन है तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये मोटापा है, जबकि वुमेन में 35 या 35 से ज़्यादा वेस्ट लाइन है तो ये उनके लिए डेंजरस है। सो बॉडी फैट को मेजर करने के क्या तरीक़ाकार है? हम किस तरीके से बॉडी फैट को मेजर कर सकते हैं? तो बॉडी फैट को मेजर करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। उसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक, या जिसमें हम कहते हैं कि एरर के चांसेस बड़े कम होते हैं, उसमें एक स्किन फोल्ड मेजरमेंट है। उसमें कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अंडर वाटर वेइंग का एक तरीक़ाकार है जिसको कि अर्शमीदस के कानून के तहत हम उसमें वेट मालूम कर सकते हैं कि सी हाउ मच वाटर इज़ डिस्प्लेस्ड।
जबकि एक बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस का तरीकाकार है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज सेंट थ्रू दी बॉडी। और ये वो तीनों ऑथेंटिक वेज हैं जिनके ज़रिए आप अपने बॉडी फैट को मेजर कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि आपकी बॉडी कंपोजिशन का अच्छे अंदाज से पता चल सकता है। अगर हम बात करें कि प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी की कि ये मेल्स में ज़्यादा होती है या फीमेल्स में ज़्यादा होती है, तो हायर इन मेल्स कंपेयर टू दी फीमेल्स। सो हाउ एवर वुमेन आर मोर डिससेटिस्फाइड विद वेट देन मैन, के बावजूद इसके कि मेल में इसका अक्रेंस ज़्यादा है, मगर ख़वातीन जो होती हैं वो अपने बॉडी इमेज से, या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि अपनी जो उसके वेट से डिससेटिस्फाइड ज़्यादा होती हैं। So even though their BMIs are lower, are less overweight and have a higher prevalence of underweight. इसके अलावा ओल्डर पीपल जो ज़रा बूढ़े लोग होते हैं उनमें मोटापा ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा पुअरली एजुकेटेड एडल्ट्स, कि वो लोग जिनको तालीम नहीं होती था, इससे मुराद ये है कि उनको इतना न्यूट्रिशन का पता नहीं होता, फिज़िकल एक्टिविटी में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, तो उनमें भी प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी या प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेइंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा रूरल कंपेयर टू दी अर्बन, के अगर हम बात करें कि उसमें हैबिटेंट्स के अर्बन में जो है इसमें मोटापा ज़्यादा है, या वो लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ हैं, जो खुराक का ख्याल नहीं रखते, उनमें इसकी अक्रेंस ज़्यादा होती है। इसके अलावा लो इनकम ग्रुप वर्सेस हाई इनकम ग्रुप, अगर इसका भी तबादला किया जाए, लो इनकम ग्रुप में तो चांसेस बहुत मिनिमाइज़ होते हैं कि मोटापे के, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा वो इनकम ही नहीं होती, या उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी खुराक बहुत अच्छी कर सके या ओवर खुराक की तरफ चला जाए, जबकि हाई इनकम ग्रुप में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। इसके अलावा जब भी हम बॉडी वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बॉडी वेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट थ्रू द बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इट इज़ क्रूशल फॉर ओवरऑल हेल्थ, प्रिवेंटिंग क्रोनिक डिजीज़ एंड एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम इसके मुख्तलिफ बात करेंगे बॉडी वेट मैनेजमेंट की, कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स किस किस अंदाज से इन्वॉल्व हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी वेट मैनेजमेंट की क्या है, इसकी अगर अहमियत की बात करें, तो इसके बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप एक्टिव रहते हैं, आपकी कोई बीमारियां नहीं होती, आपको वो कोई आपके कामों में रुकावट नहीं आती, जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व आप जिसमें होते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़ सच एज़ हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड सर्टेन कैंसर। इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। सो बॉडी वेट मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। सो इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल, मोबिलिटी, मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ इस्टीम। इसके अलावा लॉन्गेविटी, वैसे तो एज बीइंग मुस्लिम हमें पता नहीं होता कि हमने अगला सांस लेना है कि नहीं लेना, मगर तिब्बी बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो इसमें हम कहते हैं कि आप अगर अपना बॉडी वेट को सही तरीके से मैनेज किया हुआ है, तो आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा देर पा रख सकते हैं, या दूसरे मायनों में ज़्यादा देर ज़िंदा रह सकते हैं। सो एसोसिएटेड विद अ लॉन्गर हेल्थियर लाइफ। इसके अलावा इसके की प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी वेट मैनेजमेंट के क्या हैं, कि कौन से असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए जब हम बॉडी वेट को मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस क्या है? एनर्जी बैलेंस हम कहते हैं तवाज़न आपकी तवानाई का, जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे ऊपर तवानाई हासिल करते हैं, और वो एनर्जी बैलेंस होता है कि एनर्जी इन और एनर्जी आउट, कि आपने कितना खाया और कितना उसमें से एक्सपेंडिचर किया या खर्च किया या कैलोरीज की सूरत में बर्न किया, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। सो अचीविंग ए एनर्जी बैलेंस बिटवीन कैलोरीज इनटेक and energy expenditure is essential. Weight loss occurs when calories intake is less than expenditure, and weight gain occurs when the intake exceeds the expenditure. Sustainable practice क्या है, कि focus on long term lifestyle changes rather than the short term diets, के बजाय इसके कि इसमें अपनी लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस लेके आनी चाहिए, बजाय इसके कि वक्ती तौर पे ऊपर हमने भूखे रह के अपना वज़न कम कर लें या उसमें चेंजेस ले आए। सो
बेसिक्स ऑफ वेट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि सेट रियलिस्टिक गोल और अंडरस्टैंड द कैलोरीज बैलेंस और फोकस ऑन न्यूट्रिशन, अपनी खुराक को बेहतर करना चाहिए, स्टे एक्टिव, अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहना चाहिए, और अगर आपको इस सिलसिले में हेल्प की तलाश है या प्रोफेशनल के अंडर ट्रेनिंग आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ वेट बॉडी वेट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं बॉडी वेट को मैनेज करने में। नंबर वन उसमें है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो आप अपनी खुराक में पिक एंड चूज़ करते हैं कि वो वाली सिलेक्शन करते हैं कि कौन से फैट्स आपने लेने हैं, कौन से कार्ब्स लेने हैं, किस तरीके की प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, विटामिन्स और मिनरल का और हाइड्रेशन लेवल अपने आपने कैसे रखना है। सो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए आपकी। इनकॉर्पोरेट वेरियस फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स। इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल, कि आपने जितनी खुराक का जितना पोर्शन कार्ब्स का कितना कितना फैट्स का और कितना प्रोटीन का लेना है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल हो। कैलोरिक इनटेक, अंडरस्टैंड द मॉनिटर डेली कैलोरीज नीड बेस्ड ऑन एज, सेक्स, वेट, हाइट एंड एक्टिविटी लेवल, यानी कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर और बीएमआर का आपको पता हो, उसके मुताबिक आपने अपनी बैलेंस डाइट बनानी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक वाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स टू सपोर्ट मेटाबॉलिक हेल्थ एंड एनर्जी नीड्स। और हाइड्रेशन की बात करें तो डोंट डिहाइड्रेट योर बॉडी, सो एंश्योर एडिक्वेट वाटर इनटेक फॉर ओवरऑल हेल्थ टू सपोर्ट द मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अलावा बॉडी वेट मैनेजमेंट में फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी खुराक को तो बैलेंस रखेंगे ही रखेंगे, साथ में एक्सरसाइज करें ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं वो आपकी कैलोरीज की सूरत में बर्न हो। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं एक्सक्यूज़ मी, कि उसमें अक्सर हम कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक एंड एनएरोबिक एक्सरसाइज। सो पहले हम अगर एरोबिक एक्सरसाइज की बात करें तो एंगेज इन रेगुलर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग टू बर्न द कैलोरीज। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, सो इंक्लूड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इन योर रूटीन। दीज एक्सरसाइज आर नॉट जस्ट फॉर बिल्डिंग मसल मास बट आल्सो प्ले अ क्रूशल रोल इन इंक्रीजिंग योर बीएमआर। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस की एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़ लाइक योगा एंड स्ट्रेचिंग इम्प्रूव्स द ओवरऑल फिटनेस एंड प्रिवेंट इंजरीज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी आप एक्सरसाइज करें या अपनी न्यूट्रिशन को प्लान करें तो डू इट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी। सो कंसिस्टेंसी, एम फॉर एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी और 75 मिनट्स ऑफ विगरस intensity activity per week and muscle strength training activities 2 or more days per week। इस तरीके से आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जब बॉडी वेट मैनेज करते हैं तो यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ इन योर बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ में बात करें तो उसमें आप अपने गोल सेट करें, जो कि गोल शुड बी स्मार्ट एनफ, कि जिसमें हम कहते हैं स्मार्ट मीन कि आपके रियलिस्टिक, मेजरेबल, अचीवेबल और वेट मैनेजमेंट गोल्स होने चाहिए, कि ये नहीं कि आप कोई ऐसे गोल बना लें जो कि नॉन रियलिस्टिक हों और नॉन अचीवेबल हों। सेल्फ मॉनिटरिंग, कीप ट्रैक ऑफ फूड इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी एंड बॉडी वेट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड से मेक एडजस्टमेंट, कि आप अपने आप को इसके ऊपर मॉनिटर भी करते रहें कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और किस किस तरीके से आपने उसमें चेंजेस लेके आनी है। सपोर्ट सिस्टम, सीक सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली एंड सपोर्ट ग्रुप टू स्टे मोटिवेटेड एंड अकाउंटेबल, कि आप इस सिलसिले में लोगों से हेल्प भी ले सकते हैं और वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यूज़ द टेक्निक्स सच एज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और काउंसलिंग टू मैनेज स्ट्रेस विच कैन इम्पैक्ट ईटिंग हैबिट्स एंड वेट, कि अगर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बाजू का जब शिकार होते हैं तो ऐसे लोगों में मोटापा ज़्यादा स्पीड से आता है। सो स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, उसको कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ आनी चाहिए,
और इस सिलसिले में भी आप प्रोफेशनल आप उसकी मदद ले सकते हैं साइकेट्रिस्ट की। लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पे बिहेवियरल स्ट्रेटजीज आपके काम करती हैं, न्यूट्रिशन काम करती है, फिजिकल एक्टिविटी काम करती है, वहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्लीप, ensure the adequate quality sleep as poor sleep can affect the hunger hormones and metabolism। इसके अलावा रूटीन आपकी जो है वो ठीक होनी चाहिए। establish a consistent eating and exercise routine to create sustainable habits और avoiding sedentary behavior, minimize prolonged period of inactivity by taking regular breaks to move। कि आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करना है। इसके अलावा बॉडी वेट जब हम मैनेज करते हैं तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें जिनको लेना चाहिए जब हम बॉडी वेट को मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें वो वाले चैलेंजेस में एक तो जेनेटिक्स है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जेनेटिकली अगर उनमें मोटापा ज़्यादा होता है या उनके हम कहते हैं कि विरासत में उनके पास ये चीज़ आती है। सो जेनेटिक फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस बॉडी वेट, मेटाबॉलिज्म एंड हाउ द बॉडी स्टोर्स फैट। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। लाइकवाइज जैसे कि कंडीशन सच एज हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको पीकॉस भी कहते हैं, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन इफेक्ट वेट। के इसकी वजह से बाज़-औक़ात आप हर चीज़ कर रहे होते हैं और आपका बॉडी वेट कम या ज़्यादा नहीं हो रहा होता, तो उसमें फिर आपकी ये मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये वाली प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। इसके अलावा बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इमोशनल ईटिंग स्ट्रेस है एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कैन इफेक्ट द ईटिंग पैटर्न्स एंड मोटिवेशन। कि बाज़ औक़ात आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हों तो हम कहते हैं कि स्ट्रेस में अक्सर हम खाने पीने की हैबिट्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी वेट मैनेज करते वक्त इन 4 चैलेंजेस को भी जहन में रखें कि किस तरीके से you have to cope up with these challenges। इसके अलावा मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ भी आप बॉडी वेट को मैनेज कर सकते हैं। उसमें फार्माकोथेरेपी भी है। फार्माकोथेरेपी की अगर बात करें तो फार्माकोलॉजिकल वर्ड से फार्माकोथेरेपी है। फार्माकोथेरेपी में प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन कैन एड वेट लॉस इन इंडिविजुअल विद ओबेसिटी और वेट रिलेशन हेल्थ कंडीशंस। कि आप कई इस तरीके की मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके साथ के आप इसका बॉडी वेट को कम कर सकें। इसके अलावा एक सर्जरी का मेथड होता है कि अगर आप सर्जरी का बाज़-औक़ात इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए हम कहते हैं बैरेट्रिक सर्जरी या दूसरे मायनों में गैस्ट्रिक बाईपास स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी का वर्ड ये कहलाता है। So may be consideration for individual with severe obesity who have not responded to the other intervention। कि उसका ना ट्रेनिंग से ना खुराक से इस तरीके की चीज़ों के साथ उसका वेट नहीं कम हो रहा, तो ही और शी कैन गो फॉर सच सॉर्ट ऑफ सर्जरी जिसमें इसकी हम कहते हैं कि लेप्रोस्कोपी है, या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि लेज़र के साथ आप उसकी रिमूवल कर सकते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फार्माकोथेरेपी की बात की हमने, सर्जरी की बात की, और एक है प्रोफेशनल गाइडेंस कि आप स्पेशल किस्म की उसके लिए पर्सनल ट्रेनर्स बाज़ औक़ात हायर कर लेते हैं। सो कंसल्टेशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट कैन प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड प्लान एंड सपोर्ट। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ अंदाज से आप अपने बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए आप इस तरीके की प्रोफेशनल हेल्प्स ले सकते हैं मेडिकल इंटरवेंशंस की सूरत में, और डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन है या कोई सर्जरी है या फार्माकोथेरेपी की वजह से आप अपने बॉडी वेट को कम कर सकते हैं। मेडिकल इंटरवेंशन के अलावा हम स्पेशल कंसिडरेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम बॉडी वेट जब मैनेज कर रहे होते हैं उसमें स्पेशल कंसिडरेशन ख़ास करके किन सूरतों में जब आप छोटे बच्चे और एडोलेसेंट्स के साथ काम कर रहे हैं या वो वाला बॉडी वेट कम कर रहे हैं, या जो ओल्डर एडल्ट्स हैं जब ओल्ड एज में वी हैव टू केयरफुल अबाउट इट, और ख़वातीन के स्पेशल केसेस में लाइकवाइज प्रेगनेंसी में। तो इन तीनों को हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। तो चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स की बात करें तो फोकस ऑन हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रादर देन वेट लॉस। कि बच्चों में
बजाय वेट लॉस करने के उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है. सो टेक केयर ऑफ दोज चाइल्ड्स which are involved in such sort of activities. So promote healthy habits for the whole family. जबकि ओल्डर एडल्ट्स की बात करें, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो उसमें कंसिडर एज रिलेटेड चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड मसल मास, एम्फेसाइज न्यूट्रिएंट डेंस फूड एंड सेफ फिजिकल एक्टिविटीज़. ये ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसके साथ उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी ना आए और साथ में उनकी खुराक का खुसूसी ख्याल रखना पड़ता है. प्रेगनेंसी की बात करें तो फीमेल में हम कहते हैं कि इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हेल्दी वेट गेन टू द सपोर्ट फीटल डेवलपमेंट, कि वो नौज़ायदा बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उनकी जो खुराक की ज़रूरत है, बेजा किस्म की उनकी खुराक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए ताकि वो फीटल डेवलपमेंट में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए. इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन, कि आप जब किसी बॉडी वेट को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसको साथ साथ मॉनिटर भी करें और इवेल्यूएट भी करें. सो रेगुलर चेक इन्स होने चाहिए. सो मॉनिटर प्रोग्रेस रेगुलेटरी और टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ वेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. एडजस्टमेंट करें कि बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू एडजस्ट डाइटरी एक्टिविटी एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजीज एज नीड, कि अगर उसमें असरात उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से आने चाहिए या उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो उसमें फिर आप एडजस्टमेंट्स करते हैं. और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये छोटे छोटे गोल्स बनाएं बजाय इसके कि आप ओवरनाइट करने के. ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि इसके लिए यू नीड टाइम. सो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट रादर देन द शॉर्ट टर्म वेट लॉस. सो अगर बॉडी वेट मैनेजमेंट को अगर हम आल इन आल देखें तो इफेक्टिव बॉडी वेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियरल चेंजेस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. सो ताकि हमारी ज़िंदगी की जो पटरी जो है वो सही तरीके से चलती रहे, हमारी ज़िंदगी उस पटरी के ऊपर, हमारी ज़िंदगी की रेलगाड़ी. तो उसके लिए हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और उसमें मॉडिफिकेशंस लेके आएँ अपनी न्यूट्रिशन में और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी की जो है उसमें एक हिस्सा बनाएं. इट रिक्वायर्स ए पर्सनलाइज्ड प्लान कंसिडरिंग इंडिविजुअल नीड्स, चैलेंजेस एंड गोल्स. सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट improves the physical health and enhances overall well-being and quality of life. So जब भी हम बॉडी वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा भी हो और वो गलत भी ना हो, या दूसरे मायनों में इज़ इट पॉसिबल टू बी टू लीन, कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मस्कुलर कर लें या बहुत ज़्यादा अपना बॉडी वेट कम कर लें मगर उसमें भी हेल्दी रहें, फ़ैट रेशो बहुत ज़्यादा कम कर लें. तो उसमें हम कहते हैं कि लेस देन 8% फॉर वुमेन एंड लेस देन 5% फॉर मेन. ये चीज़ ख़तरनाक हो जाती है कि अगर फ़ैट रेशो अगर वुमेन में 8% से कम और मेन में 5% से कम करने की कोशिश करेंगे तो ये हेल्थ हैज़र्ड्स डेवलप होंगी. और अक्सर ये फ़ीमेल स्पोर्ट्स में और फीमेल वेट उसमें रिडक्शन में ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो उनमें फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होने के चांसेस होते हैं व्हेन दे आर गोइंग फॉर सिंगल डिजिट ऑफ फैट कंपोजिशन, तो उसमें फिर उनके लिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं. सो एक्सट्रीम हैज़ बीन लिंक्ड प्रॉब्लम विद, किसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यू कैन फील प्रॉब्लम्स इन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता. इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा ख़वातीन में और ख़ास करके स्पोर्ट्स की फ़ीमेल्स में फ़ीमेल एथलीट ट्राइएड की प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं. वो हम कहते हैं ट्राइएड, जैसे कि वर्ड से ज़ाहिर है कि 3 का, तो उसमें होता ये है कि फ़ीमेल का उसमें 3 प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से एमनोरा और एमनोरिया की, और या साथ में ऑस्टियोप्रोसिस की प्रॉब्लम. एमनोरिया की बात करें तो सिजेशन ऑफ पीरियड साइकिल फॉर कंसेक्टिवली 3 मंथ्स, तो उसके लिए एमनोरिया का वर्ड हम यूज़ करते हैं. जबकि ऑस्टियोप्रोसिस की बात करें कि बोन्स का सॉफन और वो हो जाना
प्रोन टू इसके फ्रैक्चर, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोप्रोसिस। सो फीमेल एथलीट ट्रायड की बात करें तो इज़ ए सिंड्रोम विच डिसऑर्डर द ईटिंग और लो एनर्जी अवेलेबिलिटी। सो एमनोरिया और इसमें ओलिगोमेनोरिया एंड डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी, जिसकी वजह से आपके ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस या ऑस्टियोपेनिया के चांसेस हो जाते हैं। एमनोरिया की बात करें तो वुमेन हु हैव मिस्ड एट लीस्ट 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ रो हैव एमनोरिया। एमनोरिया के अलावा इसका जो ये दोनों अगर चीज़ें देखें तो डेवलप किसकी वजह से होती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से, वेरी लो कैलोरीज की वजह से ये वाले चांसेस डेवलप होते हैं। सो फोरसाइट कैजुअल ओबेसिटी नोड्स या इसके पॉइंट्स की बात करें तो इसमें हमें जिन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए उसमें फूड कंजम्पशन है, आपकी इंडिविजुअल फिज़िकल एक्टिविटी है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, फिज़िकल एक्टिविटी इन्वायरमेंट है, फूड प्रोडक्शन जहाँ से वो वाला फैक्टर है, और फिजियोलॉजी है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर ओबेसिटी कंसिडरेशन ऑफ ओबेसिटी पॉइंट्स, तो ये चीज़ें ये वाले वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कैजुअल ओबेसिटी को जो है वो आपको डेवलप करने में ये इन फैक्टर्स का इन्वॉल्व होना जो है वो सामने नज़र आ रहा होता है। सो क्या अगर हम बात करें तो इज़ इट फिजियोलॉजिकली मोर डिफ़िकल्ट टू लूज़ वेट आफ्टर इट इज़ गेन्ड, क्योंकि ये अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं लोग कि जब हम एक दफ़ा वज़न बढ़ा लें तो क्या फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल है, या दूसरे मायनों में ये वेट कम करना जो है बढ़ाना आसान है, कम करना मुश्किल है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं उसका समझना बड़ा ज़रूरी है कि मोटापा है क्या, या दूसरे मायनों में फ़ैट किस तरीके से हमारे बॉडी में उसका अमल दखल है। सो द मोर यू ईट द मोर योर स्टमक लर्न्स टू एक्सेप्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ फूड बिफोर इट्स स्ट्रेच सिग्नल फुलनेस। सो जितना आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका बॉडी उसके साथ एक्लेमेटाइज होता जाता है और फिर वो आपको सिग्नल जो है फुलनेस का लेट आपको देता है। सो फैट गेन अकर थ्रू दी हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया हम कहते हैं इंक्रीज्ड फैट सेल नंबर, आपके बॉडी में फैट सेल नंबर बढ़ जाते हैं, एंड हाइपरट्रॉफी, और आपका साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वो फैट सेल एक दफ़ा बन जाते हैं ना तो वो फिर ख़त्म नहीं होते। सो fat loss occurs through the hypertrophy only. So this means that once you gain fat cell, they never go away. So they only get smaller. कि फिर जब आप उनको कम करते हैं तो वो छोटे तो हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। सो यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंटली आपको लाइफ में उसके मुताबिक पैटर्न की लाइफ गुजारनी पड़ेगी। इसके अलावा इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज, ये हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स फैट विद वेट लॉस। दिस एंजाइम इज फाउंड प्राइमरीली द सरफेस ऑफ सेल्स दैट लाइंस द टाइनी ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज जिनको हम बोलते हैं विद इन दी मसल एंड इन फैटी या एडिपोज टिश्यूज में। when lipoprotein lipase break down the triglyceride, the fat molecules are used the body as an energy store to the fatty tissue for later use। फिर उसको हम फैटी एसिड के तौर के ऊपर या उसको हम फैटी मेटाबॉलिज्म में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी मस्ट इंश्योर अबाउट वी हैव लर्न द व्हाट इज़ द मेथड और व्हाट इज़ द वे ऑफ फैट गेन। जब हम मोटे होते हैं तो उसके पीछे लॉजिक या साइंटिफिक रीज़न क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। सो वो कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरवेट में या ओबेसिटी में। उसमें आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है जिसको आरएमआर कहते हैं। वैसे तो हमने सिर्फ बीएमआर पढ़ा था। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, एक होता है आरएमआर। आरएमआर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हम कहते हैं कि इंक्लूड द बीएमआर प्लस एनी एडिशनल एनर्जी फ्रॉम डेली सेडेंट्री एक्टिविटीज़। कि आप बीएमआर क्या है, आप कुछ नहीं कर रहे, लेटे हुए हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी एट रेस्ट है। मगर आरएमआर हम कहते हैं कि आप वैसे बैठे हुए हैं, कोई छोटा मोटा काम या सेडेंट्री लाइफस्टाइल या मोबाइल के ऊपर या आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई काम ज़्यादा नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम वर्ड आरएमआर का इस्तेमाल कर देते हैं। बीएमआर प्लस
वेरी लाइट एक्टिविटी या सेडेंट्री एक्टिविटी। तो EMR जो है एक्सरसाइजिंग मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। इससे मुराद ये होती है कि इज़ द एनर्जी एक्सपेंडिचर दैट अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कि जब आप एक्सरसाइज के दौरान जो आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा होता है उसके लिए हम वर्ड एक्सरसाइजिंग मेटाबॉलिक रेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स जो आपके ओवरवेट और ओबेसिटी में आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आल्सो एंडोक्राइन इन्फ्लुएंस। एंडोक्राइन इन्फ्लुएंस मीन द हंगर हार्मोन, हंगरी का, जो आपको भूख लगती है। सो लेस देन 2% ऑफ द ओबीस पॉपुलेशन हैज़ द थायराइड प्रॉब्लम एंड मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री वेट प्रॉब्लम कैन बी ट्रेस्ड टू अ मेटाबॉलिक और हार्मोन इम्बैलेंस, कि मेटाबॉलिक या हार्मोन इम्बैलेंस से ज़रिए आप इसको मालूम कर सकते हैं। हंगर क्या है? ये हम कहते हैं कि एन इनबॉर्न फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिशनल नीड है, उसके लिए हम हंगर का वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि एपिटेट का वर्ड जो है ए लर्नड रिस्पॉन्स टू फूड दैट इज़ टाइड टू एन इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्रेविंग या डिज़ायर। जबकि सटाइटी, जिसको हम फुलनेस की कंडीशन की बात करते हैं, टू फील सेटिस्फाइड और फुल व्हेन वन हैज़ सेटिस्फाइड देयर न्यूट्रिशनल नीड्स एंड द स्टमक सिग्नल्स नो मोर। सो ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि जब हम अपनी ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ अपने आप को ट्रीट कर रहे होते हैं। उसमें हंगर क्या होती है, एपिटेट क्या होती है, हंगर और एपिटेट का फ़र्क क्या है, और सटाइटी की कंडीशन क्या होती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइकवाइज कि इसमें बम्बार्डेड आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसमें जैसे कि आप बम्बार्डेड विद द एडवर्टाइजिंग, कि आपको बेशुमार इश्तिहारात आ रहे होते हैं टीवी के ऊपर, आपको ये सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि ये वाली डीज़ पिज़्ज़ाज़ की, ये साथ में इतने बड़े फ्रेंच फ्राइज़, इस तरीके की चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और आप ये चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा चेंजेस इन वर्किंग फैमिलीज़, कि अब जो है वो वर्किंग आसान हो गई हुई है, मैनुअल वर्किंग कम हो गई हुई है, कंप्यूटर की वर्किंग ज़्यादा हो गई हुई है, तो वर्किंग फैमिलीज़, इसके अलावा जॉब्स जो हैं उस तरीके से मैनुअल नहीं है। बोटल फीडिंग इन इन्फेंट्स बच्चों में इस वजह से है कि वो बोटल फीडिंग की तरफ ज़्यादा उनकी है। इंक्रीज़ इन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ज़्यादा ना काम करने वाला जो है वो तरीक़ाकार अपना लिया गया है। मिसलीडिंग फूड लेबल्स के, जो खुराक के ऊपर लेबल्स हैं वो मिसलीड कर रहे हैं, वो सही चीज़ें नहीं बता रहे। इंक्रीज़्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईटिंग, आपको खाने पीने के मौके जो हैं वो ज़्यादा, आपको पार्टीज़, आपके कोई डिफरेंट गेट टुगेदर्स जो हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो इसी के ऊपर इनका डिपेंडेंस होती है कि आपके खाने पीने का क्या अरेंज किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या इट इज़ पॉसिबल टू बी ओवरवेट एंड नॉट बी ओवर फैट, कि आपका वज़न तो ज़्यादा है जो कि आपके BMI के साथ मैच नहीं करता, आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट नहीं है, मगर उसमें फ़ैट रेशो नहीं है। तो बिल्कुल इस तरीके के केसेस होते हैं, ये स्पेशल केसेस हम कहते हैं, जो कि एलीट क्लास के एथलीट्स होते हैं, जिसमें बॉडी बिल्डर्स हैं। लाइकवाइज ये दिस पर्सन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ही वाज ओलंपिया 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया ये रहे हैं लगातार, और 1 साल बाद में तो 7 साल मिस्टर ओलंपिया ये इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में जीता है टाइटल। और ये ओवरवेट तो हैं बट नॉट ओवर फैट। तो इस तरीके से ओल्ड एज में कई होते हैं कि अंडरवेट होते हैं मगर हेल्दी होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कई इस तरीके के स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर मैनेजिंग योर बॉडी वेट, आपको उस सिलसिले में कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए, जो कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस की। उसमें इसका एक कैलोरीज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैलोरीज़ का क्या ताल्लुक़ है वेट के साथ। तो हमने कहा था कि 3500 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 पाउंड, कि आप 3500 कैलोरीज बढ़ा दें या कम कर दें, आपका 1 पाउंड वज़न गिर जाएगा या बढ़ जाएगा। सो इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, BMR का पता होना चाहिए, RMR का पता होना चाहिए, आपको EMR का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ कैलोरीज स्पेंड डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ के ऊपर है, कि अमाउंट ऑफ मसल मास मूव्ड, कि आप कौन से आपके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, आपने कितनी वेट्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितना टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब आप बॉडी वेट मैनेज कर रहे होते हैं, खुराक और एक्सरसाइज
दोनों के मजमूए के साथ आप बॉडी वेट को मैनेज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात करें, उसका हमें पता होना चाहिए कि उसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं और ये 45 to 65% ऑफ योर डाइट है। फाइबर्स यूज़ करने हैं तो मेन को 38 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए, वुमेन को 25 ग्राम। प्रोटीन की बात करें तो इसमें 4 कैलोरीज पर ग्राम होती हैं और ये 10 से 35% इसका इस्तेमाल है, बट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी एंड द फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। फ़ैट की बात करें तो इसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं, इसका 20 से 30% रोज़ाना की खुराक में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर एक केस अगर हम केस स्टडी करें तो मेल अगर 170 पाउंड जिसकी 6 फीट हाइट है और उसकी एज 20 साल है, एक्सरसाइज 5 टाइम्स ए वीक फॉर 60 मिनट्स, कैलोरीज नीड उसकी क्या होगी, तो वो हम कहते हैं कि 2784 कैलोरीज की उसको ज़रूरत है। तो उसकी अगर आपने डाइट प्लान करनी है तो कार्बोहाइड्रेट से 50%, प्रोटीन से 30% और फैट से 20% आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर फीमेल है, 170 पाउंड वज़न है, 5 फुट 5 इंच हाइट है, एज जो है उसकी 20 साल है, तो वो एक्सरसाइजिंग 3 डेज़ अ वीक करे 60 मिनट्स और वो लाइक टू बर्न फैट, लूज़ वेट, ताकि एस्टिमेटेड कैलोरीज इनटेक उसका 1800 का कैलोरीज इनटेक जो है वो होना चाहिए। उसमें से 55% कार्बोहाइड्रेट से आए, प्रोटीन से 25% और फैट से 20%। इस तरीके से जब भी आप किसी का डाइट चार्ट बनाते हैं तो इन चीज़ों से आप मदद ले सकते हैं। जब भी आपने किसी का भी डाइट चार्ट बनाना है, सबसे पहले उसका बीएमआई, पहली बात तो उसका आपके देखना है कि कोई उसको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसके कोई इंजरी, कोई उसको कोई पुरानी डिजीज़, इस तरीके की तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। देन यू आर गोइंग फॉर हिज और हर बीएमआई। बीएमआई के बाद उसको कैटेगराइज करके फिर आप उसका बीएमआर मालूम करते हैं, फिर उसका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मालूम करते हैं, फिर आप उसको रेफ़र करते हैं कि आप कैलोरीज आपने काउंट कम करना है या ज़्यादा करना है। मसलन लेट्स सपोज किसी का ओवरवेट है, आप कहते हैं कि 500 कैलोरीज आप बढ़ा लें, तो 500 कैलोरीज बढ़ाने से उसका उसमें क्या करेंगे आप, साथ में उसको दोनों सजेस्ट करेंगे, एक तो एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे, लाइट एक्सरसाइज, और साथ में कैलोरीज इनटेक ज़्यादा। तो उसका हर 500 कैलोरीज के बढ़ने के साथ 7 दिन बाद 3500 कैलोरीज उसकी प्लस होंगी, 1 पाउंड वज़न बढ़ जाएगा। और अगर आप गिराना चाहते हैं वज़न, तो आप 500 कैलोरीज ही कर लें या 300 कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। 500 कैलोरीज करते हैं, 300 कैलोरीज आप खुराक से कम कर लें, 200 कैलोरीज आप ट्रेनिंग के साथ उसकी बर्न कर दें, और 1 हफ्ते बाद उसका 1 पाउंड वज़न गिर जाएगा। इट्स अ साइंटिफिक मेथड और इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मैनेज योर बॉडी वेट, कीप वेइंग कंट्रोल इन परसेप्टिव ईच पर्सन। ये चीज़ें ज़हन में रखें कि हर पर्सन, ईच पर्सन इज़ डिफरेंट। Weight loss is not simple, it is not overnight game. So depression, stress, culture and available food can affect a person's ability to lose weight. Set realistic goal, आप ऐसे गोल्स करें, बनाएं कि जिसके रियलिस्टिक हों। वर्कआउट अ मेंटेनेबल लाइफस्टाइल चेंज, और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आए। ट्राइंग टू गेन वेट, अगर आपने वेट गेन करना है तो फिर क्या करना है, डिटर्मिन वाई यू कांट गेन वेट, कि आपको ये पता होना चाहिए, आप इन चीज़ों से मत घबराएं कि आप वेट गेन नहीं कर सकते। टिप्स टू गेनिंग वेट, गेट मॉडरेट एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज को दरमियाना रखें। ईट मोर कैलोरीज, ज़्यादा कैलोरीज खाएँ। ईट एट रेगुलरली शेड्यूल टाइम्स, दिन में 6 से 8 मील्स होनी चाहिए आपकी। सप्लीमेंट योर डाइट, आपको सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अवॉइड डायरेटिक्स एंड लैक्सेटिव्स, कि ये जो ज़्यादा आपके बॉडी से पेशाब आवर अद्वियात होती हैं या जो वॉमिटिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और रिलैक्स करें फिज़िकली भी और मेंटली भी, तो यू कैन ईज़िली पुट ऑन वेट, आप वेट गेन कर सकते हैं। अगर और जब वेट लूज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट एक्सपर्ट्स रिकमेंड द ग्रेजुअल वेट लॉस 1/2 to 2 पाउंड्स पर वीक, के 1 हफ्ते में आधे पाउंड से 2 पाउंड तक आप वज़न, ये हेल्दी वेट हम कहते हैं काउंट होता है।
सो 1 पाउंड ऑफ फैट इज़ अबाउट 3500 कैलोरीज, जैसे कि मैंने पहले बताया। सो इसको कैसे करना है, रिड्यूस डाइट बाय 250 कैलोरीज पर डे एंड एक्सपेंड 250 एडिशनल कैलोरीज पर डे विद योर ट्रेनिंग। तो इस तरीके से आप वेट लूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई ड्रग्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके लोग वेट लूज़ करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि जो उनको एपिटेंट सप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जो आपकी भूख ख़त्म कर देती हैं। सो प्रोड्यूस 5 to 15% वेट रिडक्शन बाय कंट्रोलिंग एपिटाइट। वंस ड्रग्स आर स्टॉप्ड मोस्ट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैवी वेट्स। तो जैसे ही वो ये ड्रग्स छोड़ते हैं तो वो फिर दोबारा उसी कंडीशन में आ जाते हैं। सो गुड ऑप्शन फॉर वेरी ओबीस हु नीड हेल्प गेटिंग स्टार्टेड पर परमानेंट लाइफस्टाइल चेंज, कि वो परमानेंट लाइफस्टाइल चेंज में लेके आएँ बजाय इसके कि वो किसी ड्रग्स के ऊपर जाएं। इसके अलावा सर्जरी के ज़रिए भी वेट लूज़ किया जा सकता है। सर्जरी की में बात करें तो सेवरल ओबीस BMI ऑफ 40 और हायर और 100 पाउंड्स और मोर ओवर रिकमेंडेड फॉर वेट फॉर सच सॉर्ट ऑफ सर्जरी। और उसमें हम कहते हैं कि लिपोसक्शन का एक तरीकाकार है कि उसको सर्जरी से आपके उसकी फ़ैट को रिमूव कर दिया जाता है, या एक और तरीकाकार होता है जिसके लिए हम कहते हैं कि राउक्सन वाइगैस्ट्रिक बाईपास है। इसमें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी रेफर टू ए सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें होता ये है कि आपके स्टमक को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो इन विच द स्टमक इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल अपर पाउच एंड मच लार्जर लोअर रेमिनेंट पाउच एंड देन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ रीअरेंज टू कनेक्ट टू दी बोथ। तो उसके साथ ये होता है कि जैसे ही अपर पाउच फिल होता है आपके ब्रेन को सिग्नल आ जाता है कि योर स्टमक इज़ फिल, और आप अपना खुराक से हाथ रोक लेते हैं। तो एक ये भी तरीकाकार है। सो इसको नटशेल में अगर हम बात करें, आप बॉडी वेट मैनेज करना चाहते हैं तो वेट लूज़ खास करके जब आप करें तो ये 5 पॉइंट्स को ज़हन रखें कि इट इज़ योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने खुद बढ़ाया है वज़न, आपने ही कम करना है। इसके अलावा आप इसके लिए साथ में एक्सरसाइज को ज़रूर रूटीन में शामिल करें। इसके अलावा अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें। आप चेक करते रहें कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई और किस तरीके से हो रही है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें एडजस्टमेंट्स लेके आएँ। विजिलेंस मीन आप मोटिवेटेड रहें और इस चीज़ के ऊपर आप एंथुसियास्टिक रहें कि आप ये काम करने जा रहे हैं और ज़रूर करेंगे। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। क्यों, रात को आपने अगर 10 बजे भी खाना खाया, अगर सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर दिया तो आप दोपहर को खाते हैं तो मोर देन 12 आवर्स के आप जो होते हैं आपकी भूख होती है, और ये आपका BMR लो करती है। और BMR लो होने का मतलब ये है कि आपकी कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज एट रेस्टिंग और एट रेस्ट जो है वो अच्छी नहीं है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उम्मीद है आपके जहनों में जितने भी क्वेश्चन थे वेट मैनेजमेंट के मुतालिक वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और आपको समझ सकते हैं कि अपने बॉडी वेट को मैनेज करना है तो किस तरीके से करना है। इस उम्मीद के साथ कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मोटिवेटेड होंगे और अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को अपना जो है अपनी हैबिट डेवलप करेंगे और अपने अच्छी ज़िंदगी की तरफ रवां दवां रहेंगे। इन ख्वाहिशात के साथ और दुआओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।